दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ एक बार फिर से डॉक्टर राकेश पाठक जी सीधे कनाडा से जुड़ रहे हैं और बेहद खास दिन है आज भारत के लोकतंत्र के लिए। आज राहुल गांधी जी का एक भाषण बहुत वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है, अब चुनाव ऐसे नहीं जीते जा सकते, लेकिन रास्ता भी सुझा दिया है। और राकेश पाठक जी, ये मेरी आज खुशनसीबी है कि गांधी जी के वो अनन्य भक्त हैं। राहुल गांधी ने भी वही बात कही है कि गांधी का रास्ता जो सत्याग्रह का रास्ता है, उसी रास्ते पर चल करके प्रतिरोध करना होगा और तभी हम इस लोकतंत्र को, संविधान को बचा सकेंगे। क्या हुआ मीनाक्षी नटराजन के केस में, बंगाल के चुनाव में क्या हुआ, ये हम सब ने देखा। राहुल गांधी ने कुछ राज्यों का भी जिक्र किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत अभिनंदन है आपका, आपके देश की धरती से। और आप देश में हो या विदेश में हो, आपकी देशभक्ति बराबर पुकारती है। ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या चुनाव पूरी तरीके से बेमानी बना दिया गया है? जो सपना आपकी पीढ़ी ने, हमारी पीढ़ी ने देखा था, नेहरू और गांधी ने तो दिया ही इस देश को, अब क्या मोदी कर रहे हैं जो राहुल गांधी की चिंता है? डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि देश में रहें या विदेश में रहें, मुझे गोसाई जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा था, थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। सुनहु विटप बर पहुप तिहारे हम, राखियो हमें तो शोभा रावरी बढ़ावेंगे। जय हैं जहां तो तोरे तोरो दूनो जस गावेंगे, देश में रहें पर देश में रहें तो रावरे कहावेंगे। तो ये पुष्प है, वो अपने वृक्ष से कह रहा है कि मैं तो तुम्हारा फूल हूं, कहीं भी रहूं, वहां से टूट कर भी चला जाऊं तब भी तुम्हारा ही फूल कह रहा हूँ, चाहे देश में रहूं चाहे विदेश में रहूं। तो हम और आप भी डॉक्टर साहब कहीं रहें इस धरती पर, भारत और भारत की चिंता में दिन रात संलग्न रहेंगे। इस वक्त हमारे देश की धरती पर जो कुछ हो रहा है वो सीधे सीधे देश, लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है, सबको निगल जाने की एक कोशिश है। पहले राहुल गांधी के भाषण से बात कर लें, फिर उसके बाद मीनाक्षी नटराजन, और उसके बाद इस वक्त हमारे देश के बेकसूर लोग जो खाड़ी में मारे गए हैं उस पर सरकार की चुप्पी की भी बात करेंगे। देखिए, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, बहुत अच्छा होता कि अगर वो हिंदी में भी कांग्रेस पार्टी जारी करती, या उसके सबटाइटल वगैरह, ऑडियो ही है वो। हम जानते हैं राहुल गांधी अंग्रेजी में ज्यादा प्रवाहमय तरीके से बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है वो राजनीति विज्ञान की किताबों में, राजनीति शास्त्र की किताबों में भविष्य में पढ़ाया जाना चाहिए कि किसी सत्ता, हम कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी देश के राजनीतिक इतिहास में विपक्ष में बैठा हुआ एक नेता सत्ता की चुनौतियों को किस तरह रेखांकित कर रहा है, किस तरह उन खतरों के लिए आगाह कर रहा है, किस तरह वो सहयोगी दलों के साथ तालमेल की बातें कर रहा है, किस तरह वो ये दावा कर रहा है कि मैं चाहूं तो आपसे लड़ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूं, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है। इसके बाद वो आंकड़ों के साथ साबित कर रहा है नेता प्रतिपक्ष कि ममता जी को लगता था 100%, तेजस्वी को 40%, अखिलेश जी को 40% वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने कहा कि आज ये लोग मान चुके हैं कि सरकार से, इस सिस्टम से चुनाव जीतना आसान नहीं है, लेकिन हम जीतेंगे। आखिर में उन्होंने ये भरोसा जताया है, मोदी को हराया जा सकता है। मैं तो चाहूंगा प्रोफेसर रविकांत जी के चैनल के सभी दर्शक कुछ समय निकालकर राहुल गांधी का वो भाषण सुन लें। उसका हिंदी तर्जुमा भी हमारे कई पत्रकार साथियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, उसका टेक्स्ट है, पढ़ लें। हिंदी में भी कुछ लोगों ने उसका नरेशन दे दिया, सुन लें उसे। राहुल गांधी ने जिन खतरों को एक एक करके रेखांकित किया है वो मिसाल बनेंगे आगे आने वाले समय में। और भविष्य की लड़ाई, 2029 की लड़ाई को किस रूप में लड़ा जा सकता है, इसका ब्लू प्रिंट भी उन्होंने, एक विजन डॉक्यूमेंट पेश कर दिया है, एक दृष्टि पत्र है उनके पास कि इस तरह से मोदी को हराया जा सकता है।
आरएसएस की चुनौती को भी रेखांकित कर दिया है कि उससे लड़ना भी जरूरी है, विचारधारा की लड़ाई है। वे उस भाषण में कहीं ये गुहार लगाते नहीं दिख रहे हैं कि मुझे आपकी जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है और आप सबको एक दूसरे की जरूरत है। और उन्होंने कहा, इस बंद कमरे में आप सब लोग बैठे हैं, बहुत से लोगों ने उस वक्त की बात कही कि जब संयोजक के पद को लेकर विवाद हुआ, कोई छोड़कर गया, उस सब हर चीज का उन्होंने जवाब दे दिया। मुझे नहीं लगता आज के बाद इस देश में किसी को भी ये गलतफहमी रहेगी कि 2024 से पहले नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन छोड़ना कांग्रेस या राहुल गांधी की गलती थी। खुद उनके कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के बता चुके हैं, संजय झा, कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अड़ंगा लगाया था खड़गे जी का नाम आगे बढ़ाकर दलित के बहाने से, और उस वजह से नीतीश कुमार छोड़कर गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य की राजनीति के लिए राहुल गांधी ने एक सबक जैसा सिखा दिया है। एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में क्लासरूम में बैठे हुए बड़े बड़े दिग्गजों को सियासत का पाठ पढ़ा दिया है। अब ये उनके ऊपर है कि उसमें से वे कितना पढ़कर सीखकर आगे अमल में लाते हैं। तो लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है, लड़ाई देश की है सत्ता के साथ। इससे जो लड़ रहा है उसका सबसे बड़ा प्रतीक राहुल गांधी है, इससे कौन इनकार कर सकता है। और वे क्यों लड़ रहे हैं, जो खतरे उन्होंने रेखांकित किए हैं, उसका जीता जागता सबूत मीनाक्षी नटराजन का नामांकन है। और कितने सबूत चाहिए डॉक्टर साहब? कौन ऐसा होगा आपके विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में पहली साल में भर्ती हुआ विद्यार्थी या उससे भी पहले जो स्कूल में 10th 11th 12th में पढ़ रहा होगा, अगर उसके सामने झारखंड और मध्य प्रदेश, भोपाल और रांची के उदाहरण रख दिए जाएं तो वो भी समझ जाएगा कि क्या हुआ है। फिर चुनाव आयोग ने सुनवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, कह दिया हम हस्तक्षेप करेंगे तो नई परंपराएं शुरू हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आयोग ने और निर्वाचन अधिकारी ने ये नई परंपरा कैसे शुरू कर दी कि फॉर्म 26 में जिस चीज का उल्लेख होना ही नहीं है वो भी लिखवाना चाह रहे हैं। परिमल नाथवानी ने 2 पेज खाली लगा दिए थे उसमें, डॉक्टर साहब, ब्लैंक खाली पेज। और निर्वाचन अधिकारी अगले दिन के 12 बजे तक का समय दे रहा है, दुरुस्त कर लो, अपनी गलतियां सुधार लो। तो राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो इस देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए। कम से कम हमें किसी दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारा वास्ता देश के साथ है। राहुल गांधी एक भी ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जो सही साबित नहीं हो रही। आगे हम और जिन विषयों पर बात करेंगे वे भी साबित करेंगे कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वाभिमान को लेकर, राष्ट्रीय हितों को लेकर जो बातें कही थी, मोदी के तौर तरीके, उनका बर्ताव बता रहा है कि राहुल जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कंप्रोमाइज्ड, उसे सही साबित करने में नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते कि राहुल ने कहा है तो अब मुझे साबित करना ही पड़ेगा कि मैं कंप्रोमाइज्ड हूं। जी डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, मैं इसी मुद्दे पर आता हूं कि अभी जो 3 नाविक हमारे मारे गए हैं, लेकिन मोदी जी ने उफ तक नहीं की। इसके पहले का सबको वाकया मालूम है, ट्रंप ने क्या क्या नहीं बोला, भारतीयों को कैसे हथकड़ी और पांव में बेड़ियां लगा करके भेजा। लेकिन साहब नहीं, विश्वगुरु बने तो घूम रहे हैं। विदेश मंत्री का एक बयान नहीं है, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट नहीं है, नेहरू जी पर सवाल। क्या नेहरू जी के दौर में ऐसा कभी हो सकता था? इंदिरा गांधी के दौर में कभी ऐसा हुआ था क्या? आप जनाब, आपने तो लंबी पत्रकारिता की है, और मोदी कंप्रोमाइज आखिर हैं क्यों? जरा इस पर भी डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप बता दीजिए। डॉक्टर साहब, कहाँ नेहरू और इंदिरा जी की बात कर रहे हैं? उनके समय तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उनको छोड़िए, नरेंद्र मोदी पासंग भी नहीं है उनके, डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी तुलना नहीं हो सकती। हम अतीत में नहीं जा रहे हैं कि पंडित नेहरू के समय क्या हुआ, कि नेहरू जी स्वेज संकट के समय
किस भूमिका में थे, कोरिया युद्ध में उनकी क्या भूमिका थी, लीबिया संकट में वे कहाँ थे, इंदिरा गांधी ने 7वां जहाजी बेड़ा वापस भिजवा दिया, हम उस पर नहीं जा रहे। चलिए 30-40 साल पुरानी बातें हो गई, नई पीढ़ी को नहीं याद होगी। हम तो अभी सिर्फ 12.5 साल पुरानी घटना याद दिला दे रहे, और नरेंद्र मोदी के हवाले से ही याद दिलाएंगे सर हम। 2013-14 में इटली के नाविकों ने हमारे 2 केरल के निवासी मछुआरों की हत्या कर दी थी। नरेंद्र मोदी का ट्वीट है उस समय का, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका भाषण है उस समय का, बहुत ओजस्वी भाषण है कि भारत सरकार को ललकारना चाहिए। मैडम सोनिया गांधी बताएं कि वो इटली के मछुआरे, वो इटली के नाविक कहाँ हैं, किस जेल में बंद हैं। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। कायदे से देखा जाए तो सोनिया गांधी एग्जीक्यूटिव हेड नहीं थी देश की मुखिया नहीं थी। मुखिया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह ने उन्हीं की सरकार में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और सरकार की पहल पर ही कड़ी आपत्तियों के बाद ही इटली के वे नाविक बुलवाए गए थे और जेल में डाले गए थे। चलिए उसको भी भूल जाइए। उससे बड़ा मामला देवयानी खोबरागड़े का। देवयानी खोबरागड़े भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी थी, अमेरिका में भारतीय दूतावास में तैनात थी। उनके ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने अपनी जो गृह कार्य सहायिका है, जो उनकी घर में काम करने वाली महिला थी, उसे उन्होंने वाजिब वेजेस नहीं दिए, उसका मेहनताना उसे सही तरीके से नहीं दिया और उस पर कोई ज्यादती की। अमेरिका की सरकार ने, वहां की पुलिस ने पहल की और देवयानी खोबरागड़े को हिरासत में लेकर दूतावास में ही नजरबंद कर दिया गया। इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक बात यह हुई कि उनकी जामा तलाशी ली गई, उनके कपड़ों में भी तलाशी ली गई। भारत में जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, पूरी सरकार और देशवासियों के भीतर गुस्सा फैल गया। अब बताते हैं हमारे दर्शकों को और देश के लोगों के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत बयान दिया, इस घटना को एक गंदी हरकत कहा, इसकी निंदा की। तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन ने, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी, तत्कालीन एनएसए अमेरिका के, उन सबको अपनी आपत्ति दर्ज कराई। और इससे भी आगे बढ़कर दिल्ली में जो अमेरिकी दूतावास है उसकी सुरक्षा हटा ली। उसकी हिफाजत के लिए जो सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड लगे रहते थे, उनको क्रेन से ले जाकर हटा दिया गया। दूतावासों को बहुत सारी चीजें सब्सिडी पर मिलती है, रियायती दरों पर। शराब है, खान पान का और सामान है। तो अमेरिकी दूतावास के भीतर जो उनकी कैंटीन और निवास है दूतावास के अधिकारियों के, उसकी लिकर सब्सिडी खत्म कर दी सरकार ने। रियायती दरों पर खान पान की सामग्री की सप्लाई बंद कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि जॉन कैरी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन को टेलीफोन करके रिग्रेट, खेद जताया, और देवयानी खोबरागड़े की रिहाई हुई। उनको वहीं से फिर भारत सरकार ससम्मान लेकर आई। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका शब्द का उच्चारण कर सकें, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर वे कह सकें कि हमारे बेकसूर नाविकों की हत्या क्यों की गई है। और एक महत्वपूर्ण विषय डॉक्टर साहब, ये जिन नाविकों की मौत हुई है वे सैनिक नहीं थे, वे तो व्यावसायिक जहाजों में काम करने वाले लोग थे। मर्चेंट नेवी उसके जहाज थे जो मालवाहक जहाज कहलाते हैं। उनका काम जंग लड़ना नहीं था, वे लड़ाई में कहीं शामिल नहीं थे, किसी की तरफ से नहीं थे। और उन पर हमले के समय ओमान ने मदद करी, जितने लोग बचाए जा सकते थे बचाए गए, और वे जहाज
भारतीय जहाज नहीं थे, दूसरे देशों के नाम और झंडे से वे यात्रा कर रहे थे। और ये समुद्री परिवहन में बहुत आम बात है कायदे के खिलाफ, कानूनन गलत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कई समुद्री मार्गों पर, जल मार्गों पर दूसरे देशों का झंडा लगाकर या अपना नंबर बदलकर, जैसे हमारे देश में या कहीं भी गाड़ी पर दूसरे की नंबर प्लेट लगाकर वारदात करते हैं, इसी तरह से इन जहाजों पर भी दूसरे देशों के झंडे या भ्रामक उनका जो एम्प्टी नंबर होता है वो लगाकर यात्राएं की जाती हैं। तो ये तीनों जहाज दूसरे छोटे छोटे देशों के थे, लेकिन तीनों पर भारतीय नाविक थे। 3 जहाजों पर हमला हुआ है सर, 8 जून, 9-10 जून की दरमियानी रात और 11 जून। और खाड़ी युद्ध में 15 लोग मारे जा चुके हैं अब तक भारतीय, अलग अलग घटनाओं में। कोई बहरीन में जो अमेरिकी बेस पर काम करने वाले आसपास थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक एक लाइन का ट्वीट नहीं किया है। चलिए, आप अमेरिका की निंदा नहीं कर पा रहे, शोक तो जता दीजिए कि भारत के लोग मारे गए हैं। अब जो आपने सवाल पूछा था कि क्यों नहीं कर पा रहे ऐसा, असल बात तो यही है कि राक्षस की जान तोते में है, और तोते का नाम राहुल गांधी बताते रहते हैं। हम नहीं जानते राहुल गांधी के पास कौन से सबूत हैं। राहुल गांधी कहते रहते हैं कि कोई एप्स्टीन नाम का तोता था, वो भले दुनिया छोड़ चुका हो, लेकिन फाइलों के रूप में, एप्स्टीन फाइल्स के रूप में वो तोता अजर अमर है। और हो सकता है उस एप्स्टीन नाम के तोते में किसी की जान फंसी हो, इसलिए कोई व्यक्ति जो भले ही अजैविक है, 56 इंची है, वो अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का नाम न ले पा रहा हो। और इसी के चलते हमारे देश में ये हो रहा है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। चुनाव किस तरह से दिखावटी हो गए, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए जो कुछ किया है, अगर एक बार सत्ता चली गई तो इसके नतीजे बहुत घातक होंगे। इसलिए बंगाल में चुनाव के बाद जो कुछ हुआ है, जो अभी चंद घंटे पहले हुआ है, उसे भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत संक्षिप्त सी चर्चा रखी और 3 बिंदुओं को लिया था, और जो हालात देश के बना दिए, खैर ये बड़ी चिंता है, इस पर हम लोग बराबर बात करते ही रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र का कैसे गला घोंटा जा रहा है, लेकिन 56 इंच की छाती केवल यहाँ चल रही है, अमेरिका के सामने आपका एक मुंह, होंठ तक नहीं आपका फड़ सकता, वहां अपनी आपकी उंगली नहीं चल सकती ट्वीट करने के लिए। ये देश को जो दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ाई का ऐलान राहुल गांधी कर चुके हैं, लगातार लड़ भी रहे हैं। अब विपक्ष को ये तय करना है कि वो उनके साथ एकजुट होकर के गांधी के रास्ते पर प्रतिरोध को सड़क पर लेकर के आए, तभी इस देश में लोकतंत्र और संविधान। यही शब्द डॉक्टर साहब इसी शब्द को राहुल गांधी ने बार बार अपने भाषण में दोहराया है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। हर पैराग्राफ के बाद उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। और प्रतिरोध लोकतंत्र की सबसे जरूरी चीज है। गलत को गलत कहना, बस इतनी सी तो बात है। और गलत को गलत कहने की जिम्मेदारी सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की थोड़ी ही है, सिर्फ विपक्षी दलों की थोड़ी ही है, मीडिया की भी है, सामान्य नागरिकों की भी है, समाज सेवी संस्थाओं की भी है, एनजीओ जो कहलाते हैं खुद को, उनकी भी जिम्मेदारी है। सबकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ गलत को गलत कह दीजिए। आपसे कोई नहीं कह रहा कि तख्ता पलट करने के लिए आप सड़कों पर आगजनी या हिंसा करने उतर आए। सिर्फ इतना भर कह दीजिए कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गलत तरीके से निरस्त हुआ है। सिर्फ इतना कह दीजिए, इतना पूछ लीजिए, चलिए कहिए भी मत, कि अलीपुर कोलकाता में 4000 ईवीएम मशीनें कैसे जल गई हैं। इतना पूछ लीजिए कि उस 8-9 मंजिला इमारत में आग सोच समझकर कैसे लगी है। शुरू के 3-4 मंजिल तक लगी, फिर आग को लगा कि बीच की 2 मंजिलें हमारे काम की नहीं है,
तो आग सीढ़ियों से या लिफ्ट के जरिए उठकर गई और पांचवी और छठवीं मंजिल छोड़कर, डॉक्टर साहब मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं बड़ी विनम्रता से। हमारी साथी है वरिष्ठ पत्रकार रूबी अरुण, उन्होंने बाकायदा सब प्रमाण बताया है कि आग ने शुरू की मंजिलों के बाद पांचवी और छठवीं मंजिल छोड़ दी, क्योंकि वहां पर हो सकता कोई काम की चीज न रही हो। फिर आग पहुंची लिफ्ट से 8वीं 9वीं मंजिल पर, जहां ईवीएम रखी थी और जो हमारा एनआईसी होता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, जिसके जरिए हम सब लोग चुनाव की गणना देखते हैं, सरकारी मीटिंग है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स होती हैं वे सब एनआईसी के जरिए होती है। उसको भी खाक कर दिया इस आग ने। खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट और बंगाल के जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वे भी इस आग को सामान्य आग नहीं मान रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ये बताइए, किसी बहुमंजिला इमारत में आग लगेगी, तीसरी मंजिल में लगी, चौथी में लगी, पांचवी में भी लगी, छठवीं और सातवीं को छोड़कर वो जंप करके 8वीं 9वीं मंजिल पर पहुंच जाएगी। ये कौन गाइड कर रहा था, कौन जीपीएस दे रहा था उसको, आग को? ये कोऑर्डिनेट्स आग को कौन दे रहा था कि अब आपको यहाँ लैंड करना है? सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि ये हमारे देश के नागरिक सिर्फ इतना पूछ लें कि 1990 से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ है देश में। क्या आज से पहले कभी ईवीएम इतनी बड़ी संख्या में आग से स्वाहा हुई हैं? 10 विधानसभा सीटों का डाटा है सर उसमें, 24 परगना जिला और आसपास की सीटों का, 10 विधानसभा सीटों का। तो क्या सचमुच आप कभी नहीं पूछेंगे कि ये आग अब क्यों लगने लगी है? 1990 से आज तक ईवीएम टूटी हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं, चोरी भी हुई हैं। वो एक खबर चलती रहती है, लाखों ईवीएम चोरी, हमें उसकी सच्चाई नहीं पता, लेकिन हजारों ईवीएम इस तरह आग के हवाले कर दी जाएं और जल जाएं, तो इतना तो पूछिए, आग लगी है या लगाई गई है? बिल्कुल, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगी ईवीएम भी जद में। ठीक है सर। और ये जो आग की लपट है, ये सिर्फ ईवीएम को नहीं जला रही, इस देश के लोकतंत्र को जला रही है। बिल्कुल सर, इसको समझना पड़ेगा। अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज आप तैयार रहें कि सुबह शाम मोदी जी की आरती करें, आपके बच्चों की एजुकेशन से लेकर के और आपके हमारे बुजुर्गों के दवाई भी नहीं नसीब होगी। 5 किलो राशन कुछ लोगों को अभी मिल रहा है, 82 किलो, वो भी नहीं नसीब होगा। फिर आप जानवर की तरह हकाल दिए जाएंगे और देश में नंगा नाच होगा डेमोक्रेसी का। लड़ाई राहुल गांधी की नहीं है ये अकेले, ये लड़ाई हम सब की है। राहुल गांधी, आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि प्रतीक है, जैसे गांधी जी कभी प्रतीक हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे ही राहुल गांधी प्रतीक है। लेकिन अगर इस आग को बुझाना है तो हमें थोड़ी सी लपट तो सहनी पड़ेगी। आए थोड़ा चलेगा, लेकिन उसके लिए प्रतिरोध करना, डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है। और डॉक्टर राकेश पाठक जी ने जो बात कही है, वो खुद गांधी जी के अनन्य भक्त हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं, इसलिए वो और कह रहे हैं इस बात को। तो इसको समझने की जरूरत है कि हम उस देश में हैं जहां बुद्ध से लेकर के और गांधी की परंपरा रही है, जहां नेहरू, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह और सुभाष, ये तमाम हमारे पुरखे रहे हैं, जिन्होंने हमें स्वत्व, चेतना, ये सब दिया है। आज अगर हम सोए रहे और खोए रहे तो फिर कल हमें कोई याद करने वाला नहीं होगा, हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी, तब हम जवाब कह देंगे। सर बहुत शुक्रिया, इस नोट पर ही मैं खत्म कर रहा हूं। और आपने जहां इस बात को पहुंचा दिया, ये सिर्फ विश्लेषण नहीं, लोगों की चेतना को जगाने का जो काम आपने किया है, ये ज्यादा जरूरी है और हम कोशिश यही करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर।